ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। ये बोला है जब मैं अर्थ के सरफेस से r/2 के डेप्थ पर जाता हूं तो वहां पर मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है g1। जब मैं 1 किलोमीटर और नीचे जाता हूं तो वहां पर जो मेरा चेंज आया है उस पर वो है डेल्टा g1 ना। सिमिलरली जब मेरा वहां पर कोई सरफेस से मैं हाइट h2 ऊपर जाता हूं वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g1 और 1 किलोमीटर में और ऊपर जाने पर उस पर जो चेंज आ रहा है वो है डेल्टा g2। ठीक है, तो सवाल ये है अगर डेल्टा g1 इक्वल्स टू डेल्टा g2 है तो हमें h2 का वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, एट डेप्थ h1 जो हमारा कितना होता है, g बोलो। एट डेप्थ h1 जो g का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू g सरफेस इंटू 1 माइनस h1 बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। ये तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। और एट हाइट h2 जो हमारा g होता है दैट इज इक्वल्स टू g0 1 प्लस h2 बाई r होल टू द पावर ऑफ -2 होता है। अच्छा, यहां पर मैं नहीं जानता हूं हाइट मेरा छोटा है या बड़ा है, तो मैं कोई अप्रोक्सीमेशन जो है वो नहीं मार पाऊंगा। सबसे पहले इस बात को समझने का ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, सो फॉर डेप्थ अगर मैं एनालिसिस करूं, ठीक है, dg अपॉन dh1, ध्यान देना h1 इज द डेप्थ, ठीक है। वो अगर मैं करूं तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास g0, 1 का डिफरेंशिएशन है 0 और h1 का डिफरेंशिएशन आएगा -1/r दैट इज इक्वल्स टू -g0/r। ठीक है, तो मैं डेप्थ जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे सिंपल सी बात है हमारा जो g है वो हमारा कम होता रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डेल्टा g1 होगा दैट विल बी -g0/r इंटू डेल्टा h1। ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली फॉर हाइट के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, तो g इक्वल्स टू g0 1 प्लस h2 बाई r टू द पावर -2। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dg बाई dh2 तो कितना आएगा, -2g0 यहां पर आएगा और फिर यहां पर आ जाएगा मेरे पास h2 बाई r टू द पावर ऑफ -3। फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन सिंपली आ जाएगा 1/r। अगेन देखो h जो हमारा चेंज है वो बहुत छोटा है, 1-1 किलोमीटर का है, तो g पर चेंज भी बहुत छोटा होगा, तो d को हम डेल्टा लिख सकते हैं। जो पिछले केस में लिखे थे वो यहां पर भी हम लिख सकते हैं। तो जो हमारा डेल्टा g2 होगा, यहां पर g2 लिख लो, हाँ, डेल्टा g2 जो होगा दैट विल बी -2g0r 1 प्लस h2/r टू द पावर ऑफ -3। ये हमारे पास आ गया है डेल्टा g2, हाँ कि ना, राइट। नाउ
डेल्टा H1 इक्वल्स टू डेल्टा H2 एंड डेल्टा G1 इक्वल्स टू डेल्टा G2। क्योंकि दोनों में 1-1 किलोमीटर हमने गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा H1 हमारा डेल्टा H2 के इक्वल होगा और डेल्टा G1 भी डेल्टा G2 के इक्वल होगा। तो इफ आई सिंपली कंपेयर G0 by R will be equals to 2G0 by R 1 plus H2 by R to the power of -3। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ सिंपल कैलकुलेशन, दिस इज गॉन। सो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस H2 का होल क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास 2, तो 1 प्लस H2 बाई R दैट इज इक्वल टू द पावर 1 बाई 3। तो हमारे पास H2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू R 2 to the power 1 by 3 minus 1। That will be the value of H2। यहां पे R हमारा अर्थ का रेडियस है। आसान क्वेश्चन है, बस उसका लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी थी, मेरे ख्याल से वो चीज हमें समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, लेट्स सी। ध्यान देना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, जो हमारा वर्टिकल है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल एट अ प्लेस इज नॉट ट्रू वर्टिकल। कोई एक पॉइंट पे जो हमारा वर्टिकल होता है वो किसी भी पॉइंट पे हमारा ट्रू वर्टिकल नहीं होता है। तो हमें निकालना ही ये है, फाइंड द लैटिट्यूड वेर this angle is maximum। यानी वर्टिकल और ट्रू वर्टिकल के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा कहां पर मैक्सिमम होता है, वो चीज हमें निकालनी है। दोस्तों ध्यान दो, इसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज अर्थ, ये है हमारा पोलर लाइन, लग नहीं रहा है पर है। This is the equatorial line। Now, कोई भी अगर मैं लैटिट्यूड लैम्डा देखूं, सो ये हमारा इसका वर्टिकल होना चाहिए और ये वाले डायरेक्शन के अलोंग जो है हमारा m इंटू जी जो है वो हमारा लगता है। लेकिन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ के फ्रेम में बात कर रहा हूं, ठीक है, रोटेटिंग अर्थ फ्रेम में बात कर रहा हूं, इसके ऊपर डेफिनेटली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दैट विल बी m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू आर। इसका वैल्यू बहुत छोटी होती है लेकिन खैर होती तो है। और इन दोनों के कारण जो हमारा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में आने वाला है। वी आर नॉट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है वो हमारा नहीं है, ये मान लेते हैं। और दोस्तों ध्यान देना, ये जो हमारा डायरेक्शन है, दिस इज द ट्रू वर्टिकल। और वर्टिकल और ट्रू वर्टिकल के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इक्वल्स टू 5। ठीक है,
अच्छा, ये वाला वैल्यू जो है, अगर लैटिट्यूड है लैम्डा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर r इनटू कॉस ऑफ लैम्डा। अच्छा, जनरली दिस वन इज वेरी स्मॉल। ये वाला क्वांटिटी जो होता है वो तुम अगर वैल्यूज पुट करोगे तो तुम साफ साफ देख सकते हो ये वाला क्वांटिटी हमारा बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सो यहां पर अगर मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं अलोंग द वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल, ठीक है, ये वाला एंगल जो है दिस वन इज लैम्डा। ठीक है, एंड ये वाला कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर r cos लैम्डा इंटू साइन लैम्डा। तो अगर मैं ये वाला सिचुएशन को बाहर लाके एक बार ड्रॉ करूं, ठीक है, यानी ये हमारा अप्रोक्सीमेट वर्टिकल के डायरेक्शन पे अगर हम बात करें तो ये वाला डायरेक्शन में हमारे पास होगा mg माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, और ये वाला डायरेक्शन में जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर r cos लैम्डा साइन लैम्डा। ये हमारा एक्चुअल में वर्टिकल है, यानी अर्थ के सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये वाला एंगल हमारा फाई है। मैं इसको सीधा करके ड्रॉ किया हूं। दोस्तों ध्यान दो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली mg। कम ऑन, ये वाला टर्म को मैं प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकता हूं यार। इक्वेटर में भी 1% तक का वेरिएशन नहीं होता है। इक्वेटर तक में, यानी मैं कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू भी पुट कर दूं तो भी यार हार्डली 1% का भी वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यार इसको मैं नजरअंदाज करते हुए सिंपली mg लिख सकता हूं। अच्छा, बाय द वे मैक्सिमम मिनिमा आ क्यों रहा है, पहले उस बात को एक बार समझ लो। अच्छा, इक्वेटर में चाहे वैल्यूज जो भी हो, वर्टिकल इज ट्रू वर्टिकल, और पोल में भी क्योंकि रोटेशन नहीं है, वर्टिकल इज ट्रू वर्टिकल। ठीक है, तो बीच में कहीं पर ये वर्टिकल वाला वेरिएशन मैक्सिमम हुआ है। तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा tan phi है that will be equals to m omega naught square r sin 2 lambda by 2 divided by 2 mg। ऑब्वियसली बात है क्योंकि tan हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, phi अगर हमारा मैक्सिमम है, tan phi भी हमारा मैक्सिमम होगा, और tan phi मैक्सिमम तब होगा जब sin 2 लैम्डा हमारा मैक्सिमम हो। यानी सिंपल सी बात है, जो हमारा sin 2 लैम्डा का वैल्यू होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1, यानी 2 लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो लैटिट्यूड जब हमारा 45 डिग्री होगा, वहां पर हमारा वर्टिकल के साथ वहां मैक्सिमम एंगल बनने वाला है ट्रू वर्टिकल और वर्टिकल के बीच में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका मास है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R। ठीक है ना, वो वाले प्लैनेट के चारों तरफ एक थिक एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। वो थिक एटमॉस्फेयर का जो हमारा मास डेंसिटी है वो अगर दिया हुआ है, राइट, एंड ये बोला हुआ है जो अर्थ के सरफेस में एक बार पहुंचने के बाद जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
उस पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो सवाल यहां पर यह है, जो हमारा ये जो सिग्मा नॉट है कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना होगा। लेट्स सी, पहला मेथड देखते हैं पहले। अच्छा, यहां पर तो पहले हमारे पास यहां पर अर्थ है, ठीक है। इसका मास जो है वो है हमारा कैपिटल M और रेडियस जो है वो है हमारा R, ठीक है ना। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो मान लो मैं कोई जनरल हाइट R पर पहुंच गया हूं ना। यहां पर जो एटमॉस्फेयर है इसका भी मास को तो डेफिनेटली हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो इसका मास है वो भी हमें डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाहर जो भी एटमॉस्फेयर है दैट आई डोंट केयर, क्योंकि बाहरी मास के लिए तो अंदर का कोई भी पॉइंट पे जो फील्ड का वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 0 होगा। और यहां पर जो हमारा डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय सिग्मा नॉट बाय R। तो ये जो बाउंडेड मास है, वो बाउंडेड मास को निकालने के लिए मैंने क्या किया, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर लेट अस कट अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। लेट अस कट अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा dv दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई x इंटू dx, और यहां का जो डेंसिटी है रो दैट इज रो नॉट बाई x। तो ये वाला जो पतला सा स्ट्रिप है इसका dm 4 पाई सिग्मा नॉट इंटू x dx आएगा। तो रेडियस स्मॉल r तक जो हमारा टोटल मास एनक्लोज्ड होगा, मास ऑफ एटमॉस्फेयर जो नेट हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा नॉट इंटीग्रल x dx, जहां पे x का हमारा इनिशियल वैल्यू जो है वो है कैपिटल R और फाइनल वैल्यू जो है वो है स्मॉल r। सो दोस्तों, this will come out to be equals to 2 pi sigma naught R square by capital R square। तो टोटल मास एनक्लोज्ड जो हमारा आएगा that will be equals to m plus 2 pi sigma naught small r square। और इसको मैं पूरा सेंटर में एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो जो मेरा g का वैल्यू आएगा यहां पर, g सिंपली हमारे पास आ जाएगा g इंटू m एनक्लोज्ड बाई r स्क्वायर। सो कितना आ जाएगा मेरे पास, g m बाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा g आ गया। तो ये वाला g का टर्म अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक टर्म तो हमारे पास फिक्स आ जा रहा है 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू जी, वो वाला टर्म तो कांस्टेंट आ गया है, प्लस g बाई आर स्क्वायर अगर मैं देखूं यहां पर आ रहा है m माइनस 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर। नाउ ये वाला टर्म जो है, क्योंकि g हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये वाला टर्म जो है दिस हैज टू बी आइडेंटिकली 0। देयरफॉर m माइनस 2 पाई सिग्मा नॉट दैट मस्ट बी 0। तो सिग्मा नॉट का वैल्यू जो होना चाहिए दैट विल बी m बाई 2 पाई आर स्क्वायर।
ओके सो ये तो एक तरीका हुआ। इसके अलावा लेकिन और एक तरीका देखो, ये ऑल्टरनेट वाला मेथड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान दो। अच्छा, जी जो है वो हर पॉइंट पे सेम है, हम एनालिसिस सरफेस पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, जी जो है वो मैं क्या लिख सकता हूं, GM/r², टेक लॉग दैट इज ln g प्लस ln m माइनस 2 ln r। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, जी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, देयरफॉर 0 इक्वल्स टू, ये तो हमारा कांस्टेंट है, dm/m 2 times dr/r। तो व्हाट वी गेट इज dm/m dr/r। ना अर्थ के सरफेस के बाहर जो dm होगा वो हमारा ये वाला क्वांटिटी से होगा, x की जगह पे r पुट कर दो, 4 pi rho naught r dr by m dr/r। ना यहां पर हम एनालिसिस अगर सरफेस पे करें, क्योंकि सरफेस के बाद कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, वहां तक का मास तो मुझे मालूम है, तो ये वाला m के जगह पर कैपिटल M और ये r के जगह पर कैपिटल R लिख दूंगा। मैं एनालिसिस सरफेस पे कर रहा हूं, तो dr कैंसल्ड, सो सिग्मा नॉट अगर हम ध्यान दे, दैट विल कम आउट टू बी m/2 pi r²। दैट्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट। ओके दोस्तों, तो जी के ऊपर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला हुआ है, जो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं एक स्पेस सैटेलाइट बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, स्पेस एलिवेटर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर में n-1 इंटू r जितना एक लंबा रॉड जो है वो मैंने रख दिया हूं, और मैं चाहता हूं जो ये मेरा अर्थ लैडर है वो अर्थ के साथ साथ घूमे, यानी हर पॉइंट पे, जो पॉइंट के ऊपर मैं उसको फिक्स कर दूंगा इक्वेटर के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर वो जिंदगी भर हमारा रह जाए। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा अर्थ का ओमेगा है वही हमारा रॉड का भी ओमेगा होना चाहिए साथ साथ घूमने के लिए, और अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो ये रॉड भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ करना है अगर ये चीज होनी है, ठीक है, तो n² प्लस n मस्ट बी इक्वल्स टू 8 pi g rho by 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये चीज हमारा होना चाहिए, ठीक है। यहां पे रो हमारा अर्थ का डेंसिटी है और r जो है वो है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा, रॉड का कोई मास पर यूनिट लेंथ मान लो यह है लैम्डा, ठीक है। नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ x, सेंटर से मैं अगर x दूरी पर एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेता हूं ऑफ थिकनेस dx, तो ये वाले पार्ट का जो हमारा मास आएगा dm, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा dx। अर्थ का मास को राइट डाउन m मान लो, m को मैं बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये वाले टुकड़े के ऊपर जो फोर्स लगेगा dF, दैट विल बी gm लैम्डा dx बाई x²। सो इसका जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, gm लैम्डा इंटीग्रल dx बाई x², जहां पर x का इनिशियल वैल्यू है r और फाइनल वैल्यू है nr, ठीक है। ये लेंथ n-1r है, तो टोटल जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू nr। सो
जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम लैम्डा, ये होगा -1/x, यानी 1/r -1/nr आएगा. सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू जी एम लैम्डा n minus r 1/nr. ये हमारे पास आ जाएगा. दैट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ दिस फोर्स must provide the necessary सेंट्रीपेटल फोर्स. ये वाला फोर्स हमारा रोटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है वो डेफिनेटली हमारा प्रोवाइड करना चाहिए. अच्छा, इसका मास ऑफ रॉड कितना होगा? मास ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू n-1r इंटू लैम्डा. सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए हम जानते हैं हम जो एवरेज डिस्टेंस ले सकते हैं वो सेंटर ऑफ मास का ले सकते हैं, राइट? क्योंकि मास हमारा यूनिफॉर्म है. सेंट्रीपेटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हमारा लीनियरली वेराइंग क्वांटिटी है, तो हम सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ले सकते हैं. तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अर्थ के सेंटर से अगर देखूं तो r तो होगा ही होगा +n-1/2 इंटू r के दूरी पे होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. हाँ कि ना? ओके. तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम लोगों ने यहां से निकाल लिए हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू n+1/2 इंटू r. और इसका घूमने का एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या होना चाहिए? ओमेगा नॉट ही होना चाहिए. तो जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी n-1 लैम्डा r इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू n+1/2 इंटू r. तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स अब हमारा इक्वेटेड होना चाहिए. सो n-1 लैम्डा r ओमेगा नॉट स्क्वायर n+1/2 इंटू r, दैट विल बी इक्वल्स टू gm लैम्डा n-1/nr. ये हमारे पास हो जाएगा. सो दोस्तों, जो जो कट रहा है वो काटो. n-1 n-1 ये चला गया है. लैम्डा लैम्डा दोनों तरफ चला गया है. सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां से n जा रहा है, यहां पर आ रहा है n+1. That will be equals to 2gm by r cube into omega naught square. अच्छा, m का वैल्यू अब मैं क्या लिख सकता हूं? दोस्तों ध्यान दो. This will be 4/3 into pi r cube. That's the volume into rho divided by r cube into omega naught square. So r cube is getting cancelled. तो simply मेरे पास ये आ जाएगा, left hand side is n square plus n, right hand side में 8 pi rho g by 3 omega naught square. That is the thing we had to prove. Basically ये वेरिएशन ऑफ g के ऊपर ही सवाल था. एक इनफा बहुत बड़ा लैडर का सर्कुलर मोशन के ऊपर सवाल था. तो दोस्तों, जी के वेरिएशन के ऊपर जो सवाल हमारा बन सकता है, मोटे मोटे तौर पे हमने सारे प्रोफाइल्स जो है वो हमने कवर कर डाले हैं.
अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं। ओके